हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रेयसी है और मैं आज आप सभी के साथ 2024 CUET PG का सोशियोलॉजी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी। मेरा मास्टर्स जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स, जो कि JNU का सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ से हुआ था और मैं अभी PhD भी इसी सेंटर से कर रही हूँ। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हुए ये देखेंगे कि कौन से एरिया से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं और इस पूरे क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को एनालाइज करेंगे। इससे आप लोगों को 2025 के CUET एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि CW मिल्स कॉइन्ड द टर्म सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, सोशल स्ट्रक्चर और एम्पैथी। तो इसका आंसर सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन होगा। CW मिल्स की एक बुक भी है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के नाम से, जो 1959 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, According to Auguste Comte, the three stages of society's development are slave society, feudal society, capitalism, theological metaphysical positive, theological militant industrial, capitalism, socialism, communism। तो इसका आंसर theological metaphysical positive है। तो ऑगस्ट कोम ने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिए थे फॉर सोसाइटीज डेवलपमेंट, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे एक सोसाइटी थियोलॉजिकल से पॉजिटिव की ओर बढ़ती है। एक पॉजिटिव सोसाइटी वो है जो बेस्ड है अपॉन साइंस और जिसमें साइंटिफिक तरीके से हम सोसाइटी को जान सकते हैं। ठीक है, सो ऑगस्ट कोम्ट इज ऑल्सो द पर्सन हु गेव पॉजिटिविस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। सो इन दैट वे वी सी कि हाउ द 3 stages of society have developed. Next, G.H. Mead belonged to which school of thought? तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड बिलोंग टू द स्कूल ऑफ सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से हम लोगों को मालूम है कि वो मार्क्स थे। फंक्शनलिज्म में डर्कहाइम है और क्रिटिकल थ्योरी फ्रैंकफर्ट स्कूल से अडोर्नो, हेबरमास और ये लोग हैं। ठीक है, सिंबॉलिक इंटरैक्शन में ही मीड, कूली और गॉफमैन, इन सारे थिंकर्स को हम लोग पढ़ते हैं जिन्होंने थ्योरीज अपॉन सेल्फ दिया है और बताया है कि कैसे हाउ आवर सेल्फ इज डेवलप्ड इन इंटरैक्शन विद द सोसाइटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन is कि वर्ल्ड कप क्रिकेट मैचेस आर वॉच्ड बाय मिलियंस ऑफ व्यूअर्स अक्रॉस द वर्ल्ड एट द सेम टाइम। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन का। ये ग्लोबलाइजेशन का क्यों है? क्योंकि इसमें अक्रॉस द वर्ल्ड मेंशन्ड है। अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब एक चीज, एक इवेंट हो रहा है जो हर इंसान, हर पूरे दुनिया में देखा जा रहा है। तो बाकी ऑप्शन है अर्बनाइजेशन, सांस्कृताइजेशन, सोशलाइजेशन। अर्बनाइजेशन बात करता है द प्रोसेस इन विच देर इज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। सांस्कृताइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द लोअर कास्ट इमिटेट अपर कास्ट, और सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच वी लर्न द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हमारा ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, Question number 5. Who among the following developed the concept of culture of poverty? तो ये जो concept है culture of poverty, ये ऑस्कर ल्यूइस ने दिया था, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे poverty का अपना एक culture होता है, जिसमें mindset, लोगों की जो विचारधाराएं हैं वो एक जैसी एक अलग तरीके की होती हैं। उनका सोचने का तरीका अलग होता है, जिसकी वजह से उनके लिए पॉवर्टी वाले सिचुएशन से निकलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट ऑस्कर ल्यूइस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन विच इज बेस्ड अपॉन एस्क्रिप्शन इज मेरिटोक्रेसी, कास्ट, क्लास या स्टेटस। तो इसका आंसर कास्ट होगा।
क्योंकि इन सारे ऑप्शंस में सिर्फ कास्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो बाय बर्थ हमें मिलती है. मेरिटोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन मेरिट, हमारी क्वालिटीज़, हमारे अचीवमेंट्स. और एक क्लास पोजीशन भी इंसान का बाद में बनता है आफ्टर यू हैव अचीव्ड अ सर्टेन क्वालिफिकेशंस. स्टेटस इज ऑल दैट यू अचीव लेटर इन लाइफ. जो बर्थ से आपको मिलती है ओनली दैट इज अस्क्रिप्शन. और बाय बर्थ हमें सिर्फ हमारा कास्ट मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सोशियोलॉजिस्ट कॉइन्ड द टर्म संस्कृताइजेशन. तो अभी मैंने जैसे बताया था कि संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच लोअर कास्ट ट्राई टू बिकम और ट्राई टू एस्पायर लाइक द अपर क्लासेस. तो इस टर्म को M.N. श्रीनिवास ने कॉइन किया था. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म्स लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन. तो लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन रॉबर्ट रेडफील्ड ने कॉइन की थी. और उसमें लिटिल ट्रेडिशन जो होता है ये इज रिलेटेड टू फोक ट्रेडिशंस. ठीक है. और ग्रेट ट्रेडिशन इज रिलेटेड टू द इलीट ट्रेडिशंस. एंड देन अगेन आप देख सकते हो ग्रेट ट्रेडिशन इज मोर रिलेटेड टू द अर्बन एरियाज और लिटिल ट्रेडिशन मोर टुवर्ड्स द रूरल एरियाज. ये 2 टाइप्स ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस है जो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी. ओके. In the next question, we see it says that worshipping of goddess Lakshmi during Diwali is a widespread practice in India. This is an example of parochialization, westernization, universalization या modernization. तो again जब हम देख रहे हैं ये हमें keywords का हमेशा ध्यान देना चाहिए इन questions में. तो इसमें widespread practice बोल रहा है तो ये एक एग्जाम्पल है यूनिवर्सलाइजेशन का. क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सली प्रैक्टिस हो रहा है कि दिवाली हर जगह अब सेलिब्रेट किया जा रहा है. सो दैट इज व्हाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन. ओके. तो इसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे इस चैनल में फ्री क्विजेज और फ्री वेबिनार्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है. तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आप इन सारे फ्री क्विजेज और फ्री वेबिनार्स को अवेल कर पाएंगे. फ्री वेबिनार्स में आप हमसे CUET तैयारी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो या बुक्स के बारे में जानना हो या सिलेबस के बारे में जानना हो आप हमसे वहाँ पे पूछ सकते हैं. इसके साथ ही जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी हर क्लास के बाद डेली क्विजेज होंगी तो आप उसको वैसे भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. सो द क्वेश्चन नंबर 10 says that in order to study the political attitude of Indian population, a researcher uses sampling techniques. Which among these is not feasible in sampling? Okay, so let us see the options. Sampling must be representative. Study the responses from each and every individual of the population. 3. Every individual of the population has same probability of being selected. And 4. Generalization can be drawn based on small proportion of the population. तो ठीक है, एक में कहता है कि सैम्पलिंग शुड बी रिप्रेजेंटेटिव. सेकंड बोलता है कि हमें हर इंडिविजुअल के रेस्पॉन्सेज को जब पढ़ना होगा. एंड थर्ड बोलता है कि एवरी इंडिविजुअल हैज सेम प्रोबेबिलिटी. तो इससे हम देख रहे हैं कि जो ऑप्शंस 1, 3 और 4 है ये बता रहा है कि सैम्पलिंग करने के पहले हम लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए. ठीक है, कि इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव, हर सेम प्रोबेबिलिटी होना चाहिए हर इंडिविजुअल को जो सिलेक्ट होने वाला है. और 4th जनरलाइजेशन जो होता है वो बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन का होता है. नाउ नंबर 2 है कि स्टडी द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन. नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल व्हेन वी आर डूइंग सैम्पलिंग. ऑलराइट, तो यही होगा. क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हम
सैम्पलिंग के लिए हम सैम्पल करते ही इसीलिए हैं ताकि हमें एक ऐसा सैम्पल मिले, एक छोटा एक यूनिट मिले जिससे हम बाकी पूरे अपने पॉपुलेशन को पढ़ सकें, जैसे हम जनरलाइज कर पाए। तो अगर हम ऑलरेडी पहले ही हर इंडिविजुअल को पढ़ लेंगे तो हम सैम्पल क्यों करेंगे? ठीक है, सो दिस इज नॉट फीजिबल इन सैम्पलिंग, ये नहीं होता है। नेक्स्ट, weightless economy is the one in which the products have their base in internet based services, agricultural products, computer softwares, media and entertainment। तो weightless economy जो है वो उसको dematerialized economy भी कहते हैं। dematerialized economy से हमारा मतलब है वैसी इकोनॉमी जिसमें मटीरियल बेसिस नहीं है। इट्स डीमटीरियल एंड इट इज मोर ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, ठीक है, जिसमें हम लोग वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड एक्सपर्टीज को देखते हैं रादर देन ऑन फिजिकल प्रोडक्ट्स। फिजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट है एंड इट्स नॉट मटीरियल, नॉट मटीरियल। तो इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगेन हमारे इंफॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट आर ऑल्सो मेनली आइडियाज, है ना, इसीलिए हमारा इसमें ऑल दीज थ्रीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ वेटलेस इकोनॉमी। लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी वेटलेस, है ना, इट्स नॉट एब्स्ट्रैक्ट, दीज आर नॉट आइडियाज और इन्फॉर्मेशन, वो प्रॉपर मटीरियल है। इसीलिए आंसर हमारा क्या होगा? ए, सी और डी। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, which among these is a disadvantage of survey method? It can be quantified and analyzed, thereby giving statistical measure। तो हाँ, सर्वे से हम क्वांटिफाई किया जा सकता है, एनालाइज कर सकते हैं, ये सही है। इट इज एक्सटेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, सर्वे मेथड एक्सटेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है। लार्ज नंबर ऑफ रेस्पॉन्डेंट्स कैन बी स्टडीज, इससे बहुत सारे ये रेस्पॉन्डेंट्स को पढ़ा जा सकता है। और इट इज बेस्ड ऑन अ मॉडल ऑफ साइंटिफिक मेथड। हाँ, सारी चीजें सही हैं, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज कौन सा है? डिसएडवांटेज है कि इट इज एक्सटेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। इट कैन बी क्वांटिफाइड, बाकी बहुत सारे रेस्पॉन्डेंट्स को हम सर्वे के थ्रू पढ़ सकते हैं और क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है क्योंकि अगेन बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, ठीक है। सो द आंसर इज द डिसएडवांटेज इज दैट इट इज एक्सटेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। ओके, नंबर 13, which method is an attempt to test a hypothesis under highly controlled conditions? So highly control, जब हम एक कंडीशन को कंट्रोल कर देते हैं, when in order to test a hypothesis, when conditions are controlled by the researcher, तो वो मेनली होता है एक्सपेरिमेंट मेथड। इसमें आप लोगों को और कुछ देखना ही नहीं है। अगर वर्ड है कंट्रोल्ड तो वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट मेथड में ही होता है, क्योंकि only in an experiment you are controlling the variables and various factors। और यूजुअली एक्सपेरिमेंट मेथड सोशियोलॉजी में या सोशल साइंसेस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सोसाइटी के किसी एस्पेक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स कैन ओनली बी पॉसिबल इन लैब्स, जहाँ पे आप ये कर सकते हैं, ठीक है, आप कंट्रोल कर सकते हैं, प्रेशर को कंट्रोल कर दिया या टेम्परेचर को कंट्रोल कर दिया ताकि रिजल्ट अप्रोप्रिएट आए। बट हम सोसाइटी में ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग दीज आर फीचर्स ऑफ अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी? तो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के हमारे क्या क्या फीचर्स हैं? ग्लोबल कमोडिटी चेन्स, हाँ ये एक फीचर है। ट्रांसनेशनल कैपिटल, ये एक फीचर नहीं है। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट,
हाँ, ये भी एक फीचर है, और सबसिस्टेंस इकोनॉमी ये भी एक फीचर है. तो विच अमंग दीज आर फीचर्स, इसमें ऑप्शंस होंगे ए, सी और डी. ए, सी और डी. ऑप्शन नंबर 3 इज ए, सी और डी. ठीक है, तो ये सारे हमारे फीचर्स होते हैं ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के. ग्लोबल कमोडिटी चेन्स, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स और सबसिस्टेंस इकोनॉमी. नेक्स्ट, चूज द कंसेप्ट एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एज कंसीव्ड बाय मीड. तो हमने आगे भी पढ़ा था कि कैसे जॉर्ज हर्बर्ट मीड ही सेल्फ के थ्योरीज को दिए थे. एंड सिंबॉलिक, और ये बिलोंग करते हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट स्कूल को. ठीक है, इसमें इन्होंने ये जो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ में मीड गेव 3 स्टेजेस. ठीक है, विच आर प्रेपरेटरी स्टेज, प्ले स्टेज और गेम स्टेज. ये सुपर ईगो जो है, ईड, ईगो, सुपर ईगो जो है, ये दिया था फ्रॉयड ने. ठीक है, फ्रॉयड जो एक साइकोलॉजिस्ट थे. तो मीड ने दिया था ये 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, जो ए, सी, डी ऑप्शंस हमारे सही होंगे. प्रेपरेटरी स्टेज, प्ले स्टेज, गेम स्टेज, जिसमें वो कहते हैं कि कैसे एक बच्चा बड़ा होता है आफ्टर क्रॉसिंग ऑल दीज 3 स्टेजेस, एंड दैट इज व्हेन his or her development of self happens. Okay, next, which among these is not a characteristic of modernity? Increasing role of science and technology, bonded labor, urbanization, industrialization. Of course, modernity में science and technology बढ़ता है, urbanization भी increase होता है और industrialization भी increase होता है. Bonded labor modernity नहीं है. Bonded labor slave societies में होते थे, तो bonded labor will be the right answer. 17. In statistical techniques, dash is the figure that occurs most frequently in a given set of data. ये कौन है? Which occurs most frequently. तो mean, median, mode. mean तो होता है जो average होता है, mean. median होता है जो एकदम middle में होता है एक data set के, और mode होता है वो जो बार बार frequently हमारे डेटा में रिप्रेजेंटेड होता है. ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन वो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द डेविएशन फ्रॉम द मीन, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि मान लीजिए ये मीन है. ठीक है, और ये पॉइंट अगर यहाँ है तो ये वाला जो है, this will be the standard deviation. ठीक है, next, according to Durkheim, which is the closest alternative to experimental method? Comparative method, historical method, Verstehen, case study method. comparative method ही होगा experimental method की, जो ये सबसे क्लोजेस्ट है. हिस्टोरिकल मेथड में हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हम पास्ट इवेंट्स को पढ़ते हैं इन डिटेल. वर्स्टेहन वो है जो मैक्स वेबर ने दिया था, वेयर मीनिंग इज बीइंग स्टडीड. मीनिंग पढ़ते हैं, हिडन मीनिंग. ठीक है, हिडन एंड सब्जेक्टिव मीनिंग, वो वर्स्टेहन है, जिसको इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं, इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी रादर. ठीक है, और केस स्टडी मेथड इज एग्जाम्पल्स, या जिसमें डिटेल्स में हम एक इवेंट को पढ़ते हैं, वो है केस स्टडी मेथड. ठीक है, तो और कंपैरेटिव मेथड में क्या होता है? कंपैरेटिव मेथड में होता है कि हम हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको हम इन कंपैरिजन टू समथिंग पढ़ते हैं, इन कंपैरिजन टू से द आइडियल केस. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड में भी वही होता है कि हमारे पास कुछ आइडियल्स और कुछ रेफरेंसेस होते हैं जिनसे हम अपने डेटा को कंपेयर करते हैं. तो इसीलिए जो क्लोजेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा वो होगा एक्सपेरिमेंटल मेथड, कंपैरेटिव मेथड. आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि डर्कहाइम जो थे, अगेन ही वॉज द वन हु वांटेड people to study
society in a scientific manner through this discipline of sociology. ठीक है, तो सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन को वो साइंटिफिक वे में इस्टेब्लिश करना चाहते थे, और इसीलिए वो कंपैरेटिव मेथड को वो करते हैं, जिसका वो केस स्टडीज देते हैं. फॉर एग्जांपल सुइसाइड या सोशल फैक्ट्स, ये सब को हम कैसे पढ़ सकते हैं, हम कंपैरेटिव मेथड के थ्रू पढ़ सकते हैं सोशल फैक्ट्स को. ठीक है. नेक्स्ट, डिसिप्लिन कंसर्न विद द स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग. तो एजिंग सोशल साइकोलॉजी तो नहीं होगा, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, है ना. अब लॉजी का मतलब होता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ. ठीक है. सो दिस साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, है ना. एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन, और मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म. मॉर्फोस का जो मतलब होता है, ये इसका मतलब होता है फॉर्म. और जेरोंटो का मतलब होता है, जेरोंट का मतलब होता है ओल्ड मैन. ठीक है. ग्रीक वर्ड्स हैं ये सारे, इसीलिए. तो जेरोंटो का मतलब होता है ओल्ड मैन. तो जो एस्पेक्ट ऑफ एजिंग को पढ़ेगा वो होगा सोशल जेरोंटोलॉजी. ठीक है. सो सोशल जेरोंटोलॉजी विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, Which among these are formal agencies of socialization? Socialization के formal agencies क्या है? अब हमें formal देखना है, तो family तो formal नहीं है. ठीक है. family तो informal setting है, school formal है, state भी formal है, prison भी formal है. ठीक है. तो हमारे आंसर्स क्या हो जाएंगे? B, C और D. ओके. नेक्स्ट, 21. Who coined the term generalized other? Again, who coined the term generalized other? हमने अभी देखा था सेल्फ किसने दिया था? सेल्फ मीड ने दिया था. तो मीड का ही था वो सेल्फ एंड द अदर. ठीक है. सेल्फ एंड द अदर का जो कंसेप्ट है वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दिया था. तो हम देख सकते हैं कि अभी तक ही 3 से 4 क्वेश्चंस आ गए सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के ऊपर और मीड के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर. ठीक है. नेक्स्ट, टोनीज कंसेप्ट ऑफ गेमेनशाफ्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप? गेमेनशाफ्ट और जिजेल शाफ्ट, ये दिया था फर्डिनेंड टोनी ने, जिसमें वो बात करते हैं कि हमने जिस तरीके से वो देखा ऊपर वाले क्वेश्चंस में अबाउट लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन, जो रॉबर्ट रेडफील्ड का था, उसी से रिलेटेड है, समवॉट रिलेटेड है गेमेनशाफ्ट और जिजेल शाफ्ट. ठीक है. तो गेमेनशाफ्ट जो होता है वो पर्सनल रिलेशंस को कंसिडर करता है, और जिजेल शाफ्ट जो होता है ये फॉर्मल रिलेशंस को डिनोट करता है. तो इम्पर्सनल, कॉन्ट्रैक्चुअल और स्पेशलाइज, ये सारे जो फीचर्स हैं ये जिजेल शाफ्ट के हैं, और गेमेन शाफ्ट का कैरेक्टरिस्टिक है पर्सनल रिलेशनशिप्स. ठीक है. नेक्स्ट, व्हेन अ मैन मैरीज मोर देन वन वुमन एट द सेम टाइम इट इज कॉल्ड पॉली. पॉली का मतलब होता है मेनी, मोर देन वन. मोनो का मतलब होता है, ओके आई विल राइट इट डाउन फॉर यू. पॉली का मतलब होता है मेनी. ठीक है. मोनो का मतलब होता है वन, और एंड्री का मतलब होता है मेल, गाइनी का मतलब होता है फीमेल. ठीक है. तो व्हेन अ मैन मैरीज मोर देन वन वुमन, एक मैन है, मोर देन वन वुमन, मोर देन वन वुमन का मतलब होगा पॉलीगाइनी. ठीक है. इसमें है पॉली क्योंकि ही इज मैरिंग मोर देन वन मतलब पॉली, और ही इज मैरिंग अ वुमन मोर देन वन वुमन, तो गाइनी. तो ये पॉलीगाइनी सॉर्ट ऑफ मैरिज है. और अगर ये होता कि
पॉलीएंड्री अगर होता, पॉलीएंड्री तब होता जब व्हेन वन वुमन मैरीज मोर देन वन मैन, तब वो पॉलीएंड्री होता. और मोनोगैमी मतलब होता है वन मैन मैरिंग वन वुमन, तो दैट इज सिंगल, दोनों सब सिंगल है, तो दैट इज मोनोगैमी. और पेट्रियार्की का मतलब होता है व्हेन देयर इज अ मेल हेड ऑफ द फैमिली, सो दैट इज पेट्रियार्की. ओके, सो विच अमंग दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन. तो एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हमेशा इट विल बी ऑब्जेक्टिव, इट विल बी सिस्टमैटिक, इट इज कॉमन सेंस नॉलेज. नहीं, ये नहीं होता है. ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन वेरीफाइबल एविडेंस. तो विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, है ना, कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हमारा ऑब्जेक्टिव भी होता है, सिस्टमैटिक भी होता है और एविडेंस बेस्ड भी होता है. इसीलिए विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, दिस scientific observation is not based on common sense knowledge. Okay, next, cultural pattern which is widespread among society's population is called. Widespread, again, जो वो culture जो widespread है, हर जगह है, will be popular culture. ठीक है, which is popular. So इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं. Next, which among these is not a characteristic of secondary groups. सेकेंडरी ग्रुप वो होता है जो एस्टैब्लिश्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स एंड विच इज यूजुअली फॉर्मल. ठीक है, तो लार्ज इन साइज और मेंबरशिप, हाँ, सेकेंडरी ग्रुप बड़ा भी होता है और इट डिपेंड्स अपॉन मेंबरशिप. सोशल कॉन्टैक्ट्स आर फॉर्मल, सेगमेंटल, ऑफ कोर्स सिंस इट इज बेस्ड अपॉन रूल्स, तो वो फॉर्मल और सेगमेंटल भी होता है. गोल ओरिएंटेड, हाँ, गोल ओरिएंटेड भी होता है. और फोर्थ, रिलेशनशिप ओरिएंटेड नहीं होता है. ठीक है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन रिलेशंस एंड दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 4 इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी ग्रुप. ऑलराइट, नेक्स्ट, moving on to question number 27, which among these is not a function of schooling? Socialization, social placement, social integration, perpetuating social hierarchy and inequality. So इसमें socialization, हाँ, हम लोग स्कूल से बहुत चीज़ सीखते हैं, तो socialization is a function. social placement, हम अपना जगह, अपना पोजीशन स्कूल से जानते हैं. सोशल इंटीग्रेशन, हम सिंस बहुत लोगों से मिलते हैं तो हम इंटीग्रेट भी होते हैं इन अ वे सोसाइटी में. नॉट अ फंक्शन. परपेचुएटिंग सोशल हायरार्की एंड इनइक्वालिटी इज नॉट अ फंक्शन. हमें स्कूलिंग में वो ये नहीं सिखाया जाता है, इनइक्वालिटी या सोशल हायरार्की. ठीक है, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्कूलिंग. नेम द रिलीजन दैट बिलीव्स दैट विंड, माउंटेन्स एंड ओशंस आर स्पिरिचुअल फोर्सेस. इट विल बी एनिमिज्म. क्यों एनिमिज्म? एनिमिज्म का मानना है कि दुनिया में हर चीज के अंदर स्पिरिट होती है. मीन एवरीथिंग हैज पावर, एवरीथिंग हैज स्पिरिचुअल फोर्सेस. कुछ भी, विंड, माउंटेन, ओशन, इवन स्टोन्स, एनिमल्स, प्लांट्स, हर चीज के अंदर एक स्पिरिट होती है एंड दैट शुड बी वर्शिप्ड. इसीलिए पहले के जमाने में एनिमिज्म, अगेन ये दिया था डर्कहाइम ने. डर्कहाइम बताते हैं, डर्कहाइम इसके बारे में. डर्कहाइम कॉल्ड इट एज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन. ठीक है, उस टाइम पे जब सारी चीज़ों में स्पिरिचुअल पावर होता है, ये माना जाता था. ठीक है, तो ये एनिमिज्म है. एनिमिज्म को वैसे कॉइन किया था टाइलर ने, कॉइन्ड बाय टाइलर, E.B. टाइलर. ओके, तो ये है एनिमिज्म. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की. तो विच अमंग दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथनोग्राफिक मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन? A. Participant observation. B. Adapted to meet the requirements of researchers with various viewpoints on the nature of social reality. C. Generates in-depth information on the subjects under study. And D. Specific variables controlled by the researcher. तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन तो एथनोग्राफिक मेथड का एक मेथड है. ठीक है, और बी भी है कि रिसर्चर्स को
अडेप्ट करना होगा विद द नेचर ऑफ सोशल रियलिटी. ऑलराइट. और सी जनरेट्स इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन. हम जिस भी जगह पे एथनोग्राफी कर रहे हैं, हम अपने सब्जेक्ट्स के बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन को ये करते हैं. स्पेसिफिक वेरिएबल्स कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर. ये नहीं होता है. अगेन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सोसाइटी में हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं कुछ भी. सो सिंस ये नहीं होता है तो हमारा ऑप्शन ए, बी और सी सही है. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, और डी नहीं है. सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट. ठीक है, ए, बी, सी सही होंगे. हु हैज रिटन द सिटी. तो द सिटी मैक्स वेबर ने लिखा था, और ये जो है ये पोस्थमसली 1921 में पब्लिश हुआ था. पोस्थमसली का मतलब है आफ्टर वेबर्स डेथ. ओके, सो ये पोस्थमसली ये हुआ था. और इसके बाद इसको इनकॉर्पोरेट किया था इनके लार्जर बुक में. इनकॉर्पोरेटेड इन देयर लार्जर बुक इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जो वेबर की ज़्यादा फेमस किताब है. ठीक है, तो ये वेबर की लिखी हुई बुक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, अ यंग वुमन फॉर असेसिंग हर सैलरी uses her co-workers of about same age and experience as point of comparison. This group is called reference group. क्यों? She is assessing her salary, uses her co as point of comparison. ठीक है, वो अपना सैलरी को अपने co-workers के एज और एक्सपीरियंस से कंपेयर कर रही है. इसीलिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा रेफरेंस ग्रुप. ठीक है, जब हम किसी से रेफर करते हैं. (32) A small group of intimates which has strong in-group sentiments and interests. Strong in-group, अगर in-group अगेन तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी जैसे मेंशन था, in-group, out-group, रेफरेंस ग्रुप और सोशल ग्रुप. सोशल ग्रुप तो कुछ भी हो सकता है, जैसे एक रिलीजियस ग्रुप, एक कास्ट ग्रुप. ठीक है, जो बहुत ब्रॉड थिंग है सोशल ग्रुप. इन ग्रुप का मतलब होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स हो, और आउट ग्रुप का मतलब होता है इन ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल फैमिली. ओके, आवर फैमिली इज एन इन ग्रुप, और हम लोग बहुत क्लोजली टाइड टुगेदर हैं. लेकिन जो एक्सटर्नल है फैमिली के, हमारे फैमिली को छोड़ के जो हमारे नेबर्स हैं या जो बाहर एक्सटर्नल लोग हैं वो दूसरे हैं, तो वो आउट ग्रुप में बनेंगे. ठीक है, इन ग्रुप है जिस ग्रुप में हम क्लोजली रिलेटेड होते हैं. तो इसीलिए आउट ग्रुप तो नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर. रेफरेंस ग्रुप भी नहीं होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी नहीं होगा. सेल्फ हेल्प ग्रुप वो होता है फॉर एग्जाम्पल एनजीओज. ठीक है, एनजीओज हो गए या कोई और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए. तो इन ग्रुप सेंटिमेंट्स का एग्जाम्पल होता है क्लीके. ये इन ग्रुप का एक एग्जाम्पल है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविल रिलीजन. अब सिविल रिलीजन से हमारा क्या मतलब है? सिविल रिलीजन इज समथिंग, जैसे फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है दैट इट इज अ बॉडी ऑफ रिलीजियस बिलीव्स विच आर वाइडली हेल्ड थ्रू आउट द सोसाइटी. सिविल रिलीजन समथिंग विच इज कॉमन अमंग ऑल द सिटीजन्स. ठीक है, एक रिलीजियस बिलीव जो हर कोई फॉलो करता है. नंबर 2, these beliefs are largely upheld by mainstream religious organizations. Beliefs होते हैं. And 3, religious values are seen as sustaining the moral conduct required in a democratic state. 4, practiced among a minority population. तो सिविल, जब ये वर्ड यूज हुआ है सिविल, तो इससे मतलब है कि ऑल सिटीजन्स. ठीक है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि इट इज practiced among a minority population. Civil religion is not practiced by a minority population. All right. 34.
arrange the stages of development of society as perceived by Karl Marx. So feudalism, primitive commune, slave society and capitalism. तो सबसे पहले आता है primitive communism. ठीक है, primitive communism, primitive commune, क्योंकि ये hunting gathering society के बारे में बोलता है, जब strict divisions नहीं थे कि means और productions के. ठीक है, next आएगा feudalism, नहीं, नेक्स्ट आएगा स्लेव सोसाइटी. नेक्स्ट आएगा स्लेव सोसाइटी, जब स्लेव्स होते थे, स्लेव्स और स्लेव्स एंड मास्टर्स होते थे. ठीक है, थर्ड आएगा फ्यूडलिज्म, जब फ्यूड्स एंड लॉर्ड्स होते हैं. और फोर्थ है कैपिटलिज्म. ठीक है, जिसमें बूर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट होता है. सो हमारा ऑप्शन होगा BCAD, है ना. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु व्यूड रिलीजन एज द ओपिएट ऑफ द पीपल. सो ये तो आप लोगों को सबको पता होगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है. कार्ल मार्क्स व्यूड रिलीजन एज द ओपिएट ऑफ द पीपल. कार्ल मार्क्स बोलते थे कि रिलीजन is the opium of all masses. ठीक है, सो ओपिएट ऑफ द पीपल कौन बोला था? ये कार्ल मार्क्स. 35 हो गया. 36. Which theory views that deviance and conformity result not so much from what people do as from how others respond to those actions. So ये functionalism तो नहीं है, because functionalism talks about units and wholes, कि how society is united into whole. Conflict भी नहीं है और structural functionalism भी नहीं है, क्योंकि यहाँ structures की कोई बात नहीं हो रही है. ये labeling theory है. labeling theory है जो बेकर ने दी थी, हावर्ड बेकर ने. ठीक है, जिसमें ये होता है कि डेविएंस एंड कॉन्फॉर्मिटी, जब डेविएंट्स आ जाते हैं, ये वाला फिर ये लेबलिंग थियोरी से ही द कंसेप्ट्स ऑफ स्टिग्मा एंड ऑल ऑफ दैट अराइज, जिसमें कि डेविएंसी जो होती है सोसाइटी में, जब हम एक चीज़ को फॉलो नहीं करके डेविएट हो जाते हैं, तो हमें कैसे देखा जाता है तो बाकी लोगों से. सो दैट इज एंड हाउ वी गेट लेबल्ड, एंड दैट लेबलिंग थ्योरी इज देयरफॉर which views labeling theory views that deviance and conformity result not so much from what people do as from how others respond to those actions. तो इसका आंसर labeling theory हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट, who wrote Grundrisse? तो Grundrisse was written by Karl Marx. So it is a very less known book. In fact, Grundrisse जो थी, ये इससे कहा जाता है कि ये रफ ड्राफ्ट्स थी कार्ल मार्क्स की, जब वो लिख रहे थे कैपिटल, दास कैपिटल जो उनकी बुक थी उसके पहले, और जो वो बुक्स लिखे थे क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इन दोनों बुक्स के लिए इनका ये ड्राफ्ट हुआ करता था, ग्रुंडीज़े. ठीक है, जिसको बाद में पब्लिश किया गया. नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग आइडियाज ऑफ राइट एंड रॉन्ग विच रिक्वायर सर्टेन एक्शंस एंड फोरबिड अदर्स. तो इस ऑप्शंस क्या है? मोर्स, फोकवेज, कल्चर्स, वैल्यूज. तो फोकवेज जो है ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आइडियाज ऑफ राइट एंड रॉन्ग का बोला जा रहा है. और कल्चर बहुत ब्रॉड है, कल्चर में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. और वैल्यूज़ और मोर्स, इस क्वेश्चन का आंसर मोर्स होगा. ठीक है, और वैल्यूज़ नहीं, क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं ये ब्रॉड है. कल्चरल वैल्यूज़ या कोई भी वैल्यूज़, ये बहुत सारे ब्रॉड ये में देखा जा सकता है. लेकिन मोर्स जो है ये राइट एंड रॉन्ग को कंसिडर करती है. ठीक है, जिससे हम लोगों को सिर्फ कुछ करना है
एक बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे इसका बहुत अच्छा अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो वैल्यू हो सकता है रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये तो बहुत मतलब नॉर्मली हर इंसान में हो सकता है, लेकिन मोर्स जो है इट इज डिफाइंड अपॉन अ स्पेसिफिक सोसाइटी और अ स्पेसिफिक कल्चर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिस बिकॉज मोर्स टॉक अबाउट एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, ये यहाँ नहीं लिखते हैं, एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर के बारे में मोर्स का बात करते हैं, ओके। तो इसमें अगर होगा कि फॉर एग्जाम्पल स्टैंडिंग अप व्हेन एन एल्डर एंटर्स द रूम, ठीक है। तो मान लीजिए वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये कैसे वैल्यूज ब्रॉड है और मोर्स स्पेसिफिक है। तो वैल्यूज हो सकती हैं कि हमें रिस्पेक्ट करना है हर किसी का, और मोर्स है कि जब कोई एल्डर रूम के अंदर आए तो हमें खड़े हो जाना है। तो ये कैसे थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है। दैट इज वाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा मोर्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आइडियाज ऑफ राइट एंड रॉन्ग के बारे में बोल रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 सेज ये मैच करना है मैट्रिलिनियल। अगेन मैट्रिलिनियल, लीनियल का मतलब है कैसे पास हो रहा है, लीनिएज कैसे बनता है। तो मैट्रिलिनियल डिसेंट इज ट्रेस थ्रू फीमेल्स, ए का नंबर 3 होगा। अच्छा, इसमें तो आप एलिमिनेशन मेथड से तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जैसे मैट्रिलिनियल ए का 3 ऑप्शन बस एक ही में है, तो यही आंसर हो जाएगा। बट स्टिल हम लोग डिटेल में ये कर लेते हैं कि मैट्रिलिनियल डिसेंट ट्रेस थ्रू फीमेल्स है। नियोलोकल का मतलब होता है जहाँ पे लोग शादी करने के बाद अपना घर छोड़ देते हैं, ठीक है, नियोलोकल, एंड देन दे स्टार्ट रिसाइडिंग इन अ ड्वेलिंग अवे फ्रॉम देयर नेटल फैमिलीज। तो ये हो जाएगा नियोलोटल। तो बी का आंसर हुआ 4, सी का 1। पेट्रिलिनियल डिसेंट ट्रेस थ्रू मेल्स, डिसेंट ट्रेस थ्रू द फादर, और मैट्रिलिनियल डिसेंट थ्रू ट्रेस थ्रू मदर्स, और पेट्रियार्की इज मेल हेड ऑफ द फैमिली होल्डिंग पावर ओवर अदर फैमिली मेंबर्स, ठीक है। तो पेट्रियार्की में मेल हेड होता है। So that is why the answer will be this, number 4. Okay. Question number 40. Integrating special students into overall educational program is called homeschooling? nahi. Tracking? nahi. Mainstreaming? Credentialism? Mainstreaming will be the right answer. Why? Because we are trying to integrate, okay, all special students may be specially abled जो लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हु आर ब्लाइंड और विथ सम mental disabilities, they all need to be integrated into overall educational program। तो इसको हम लोग मेन स्ट्रीमिंग बोलते हैं, ठीक है। एक जो मेन प्रोग्राम है उसमें सबको इंटीग्रेट करना इज मेन स्ट्रीमिंग, ओके। नेक्स्ट question is 41. So Theda Skocpol developed a theory on the origin and nature of revolution, where she studied 3 different revolutions under different historical contexts. Which 2 research methods would be suitable for such research? Okay, experiment method, comparative method, historical analysis या ethnography। तो यहाँ पे ये origin and nature के बारे में पढ़ रही है, तो इसीलिए historical तो ये होगा, ये जो study है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल है। आप रेवोल्यूशंस, आप पुराने रेवोल्यूशंस को पढ़ रहे हो और ऑल्सो डिफरेंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल एनालिसिस तो है, और साथ ही साथ ये 3 अलग अलग रेवोल्यूशंस है, तो ये कंपैरिजन भी होगा, है ना। सो दैट इज वाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी एंड सी ओनली।
ओके, तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे. 41 हो गया, 42. Who among these represents Ivan Illich's understanding of education and schooling? तो Ivan Illich wrote Deschooling Society, तो ये है. And he considered schools having hidden curriculum. He saw schools as repressive institutions. Ivan Illich is not a functionalist thinker. ठीक है, वो functionalist व्यू तो नहीं देंगे. सो दैट इज वाई ए तो बिल्कुल गलत है. तो इसका आंसर होगा बी, सी और डी, क्योंकि ही रोड डीस्कूलिंग सोसाइटी, वो हिडन करिकुलम के बारे में भी बात करता है और रिप्रेसिव स्कूल्स को रिप्रेसिव देख रहे हैं. तो कभी भी अगर रिप्रेसिव और फंक्शनलिज्म साथ नहीं हो सकता है. इफ ही सीज स्कूल्स एज अ रिप्रेसिव इंस्टीट्यूशन तो ही कैन नॉट गिव अ फंक्शनलिस्ट व्यू ऑन एजुकेशन. ठीक है, तो ये ए गलत है. तो इट्स बी, सी, डी. 43 क्वेश्चन, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड. तो 43 का जो आंसर है वो अगेन हमें सारे बुक्स को ऑथर्स के साथ ये करना है. तो इसमें वो पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड जो है वो पॉलो फ्रायर ने दी थी. ठीक है, ये एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ तो डर्कहाइम ने दी है. ये बी का आंसर होगा 4. और यहाँ बी का ऑप्शन 4 तो और किसी में नहीं है, तो ये सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. द स्टेट इज गिवन बाय ओपनहाइमर एंड हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज इज गिवन बाय ई वेस्टरमार्क. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Criminal act against a person or his or her property by an offender motivated by racial or other bias is called. और criminal act कौन से तरीके का क्राइम है? So this is a hate crime. ये hate crime है क्योंकि एक रेस और बायस के ऊपर डिपेंडेंट है. तो इट कैन नॉट बी कॉर्पोरेट क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या वाइट कॉलर क्राइम. इफ इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेस, और अगर यहाँ पे कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के भी बेसिस पे होता तो इट वुड हैव बीन हेट क्राइम. सो इट्स हेट क्राइम. ओके, नेक्स्ट. अ पावरफुली नेगेटिव लेबल दैट ग्रेटली चेंजेस अ पर्सन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सोशल आइडेंटिटी इज कॉल्ड स्टिग्मा. इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे. तो इट्स अबाउट स्टिग्मा. जब लेबल आ जाता है वो भी नेगेटिव, it is stigma associated to a person. ठीक है. 46 19th century philosophers who influenced the development of modern sociology. 19th century में दो फिलोसोफर वो मेनली थे, मार्क्स और डर्कहाइम. सो इसके लिए आंसर हो जाएगा बी एंड सी. इसमें तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है. मार्क्स, डर्कहाइम और वेबर सोशियोलॉजी के फाउंडर्स हैं, है ना. तो मार्क्स और डर्कहाइम का नाम है, तो यही होगा. 47 Which among these is not a religious organization? Sect, trade union, cult, church, trade union. Of course, trade union is not a religious organization. 48 Method of understanding a culture by its own standards is called. Okay, जब हम एक culture को खुद by its own standard अगर we try to understand, so that means it is xenocentrism. Okay, it is xenocentrism whenever we understand culture by its own standards. Relativism, जब हम लोग relations ही करते हैं, culture integration तो नहीं होगा जब हम लोग दो culture को mix करते हैं. और ethnocentrism is जब हम एक culture पे ज़्यादा focus करते हैं. ठीक है, so इस question का answer होगा xenocentrism. सॉरी, आई थिंक ये कल्चरल रिलेटिविज्म होगा. इट इज़ नॉट xenocentrism, इट्स कल्चरल रिलेटिविज्म. यस, ओके. xenocentrism इज जब हम लोग xenocentrism और ethnocentrism एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49. Process by which in modern society religious idea and organizations tend to lose influence when faced with science and other forms of modern knowledge
is called secularization. क्यों secularization? Because we are talking about modern society religious ideas. जब religious ideas lose कर जाते हैं influence, then it is secularization. When our religious ideas are becoming weaker, so it's secularization, where we are focusing more upon science and other forms of modern knowledge. Okay, all right. Sara, 1 second. Question number 50. Relative normlessness is associated with anomic suicide. ठीक है, एनोमी का मतलब ही होता है नॉर्मलेसनेस. ठीक है, ये हम लोग याद रख सकते हैं. तो कहीं भी नॉर्मलेसनेस है तो इट इज रिलेटेड टू एनोमिक सुसाइड. 51. Which is not a cause of female infanticide in India? Poverty, dowry, preference for male child, increasing child labor in rural और urban areas. तो इसका आंसर यही होगा, क्योंकि पॉवर्टी के कारण होता है फीमेल इन्फेंटिसाइड, डाउरी के कारण भी होता है, एंड ऑफ कोर्स दे प्रेफर मेल चाइल्ड, सो दैट इज वाई फीमेल fetuses are being killed. So it's 4. Child labor is not a cause of female infanticide in India. Next, question number 52. American survey in 1953 to 54 showed that sociological researches took place in 2 predominant areas. तो ये कौन कौन से areas हैं? ये basically हैं urban and community studies और marriage and family. ठीक है, तो अमेरिकन उस टाइम पे जब सोशियोलॉजी डेवलप हो रहा था अमेरिका में, सो द स्टडीज वर मेनली बेस्ड अर्बन और कम्युनिटी स्टडीज हो रहे थे और मैरिज फैमिली. सो दैट इज वाई द आंसर्स विल बी नंबर 4, A and B. ठीक है, ओके. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 53. 53 सेल्फ. अगेन ये हम लोग देख सकते हैं, आई थिंक अभी तक 5 क्वेश्चन आ गए जो सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म को डील कर रहे हैं. ठीक है, तो सेल्फ विच इज डिस्कवर्ड थ्रू द रिएक्शन ऑफ अदर्स हैज बीन टर्म्ड एज लुकिंग ग्लास सेल्फ. दिस टर्म वाज डेवलप्ड बाय कूली. आप हमेशा याद रख सकते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ और कूली वाज गिवन बाय कूली. ठीक है, कि हम अपने आप को तभी समझते हैं जब हम लोगों के रिएक्शन से आप खुद को ज्यादा बेटर समझ सकते हैं. सो दिस इज लुकिंग ग्लास सेल्फ विच इज गिवन बाय C.H. Cooley. 54. A complete and detailed account of an event, situation or development is which method of study? Longitudinal study वो होता है जिसमें हम over a period of time पढ़ते हैं. Observational study में we observe. Experimental study again जहाँ पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कुछ रिएक्शंस को. और 4th है केस स्टडी. इस क्वेश्चन का आंसर होगा केस स्टडी, क्योंकि एक केस स्टडी के थ्रू ही हम एक कंप्लीट और डिटेल्ड अकाउंट कर सकते हैं एक इवेंट का या एक सिचुएशन का. ओके, क्वेश्चन नंबर 55. सिगमंड फ्रॉइड डिवाइडेड द सेल्फ इनटू 3 पार्ट्स. फाइंड द वन विच इज नॉट. मैंने ऊपर भी लिखा था फ्रॉइड का सेल्फ जो है वो डिवाइडेड होता है ईड, ईगो और सुपर ईगो में. ठीक है, तो जो नहीं है फ्रॉइड के क्लासिफिकेशन में वो है गेम स्टेज. सो ऑप्शन 2 विल बी राइट. Next, intangible world of ideas created by members of the society is called. अब intangible world of ideas का मतलब है again ideas abstract. तो ये है नॉन मटीरियल कल्चर. ठीक है, नॉन मटीरियल कल्चर. ऑलराइट, नेक्स्ट 57. Unequal distribution of wealth, power and prestige among people at different stages of life course is called. हाँ, अब अगर सिर्फ unequal distribution of wealth, power and prestige रहता तो शायद हम लोग इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन पे टिक करते, लेकिन इसमें एक और चीज़ लिख दिया है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ कोर्स. व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ कोर्स, इसका मतलब होता है एज. ठीक है,
तो सिंस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ कोर्स है तो इसका सही आंसर होगा एज स्ट्रैटिफिकेशन. ओके, नेक्स्ट 58. That view of things in which one's group is the center of everything and all others are scaled and rated with reference to it is called ethnocentrism. मैंने ऊपर भी बताया था. इसमें क्या होता है कि एक जो ग्रुप होता है आप उसको बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, वो सेंटर होता है ऑफ एवरीथिंग, एंड और बाकी कुछ भी है उसको हम इसके रेफरेंस में कंपेयर करते हैं, and that is why it is ethnocentrism. All right. 59. Which among these islands was not part of Margaret Mead's study? So मुझे यहाँ दिख रहा है ट्रोब्रियांड आइलैंड्स. अब ट्रोब्रियांड आइलैंड्स जो है ये मैलिनोस्की ने काम किया था इस पे, ठीक है, ब्रॉनिस्लाव मैलिनोस्की. तो इसीलिए ये जो 3 है ये थे मीड के आइलैंड्स. मीड ने ये सब इन आइलैंड्स में काम किया था. सो विच इज नॉट पार्ट ऑफ मार्गरेट मीड स्टडी, इट्स ट्रोब्रियांड आइलैंड्स, क्योंकि वहां पे स्टडी जो है मैलिनोस्की ने किया था. ठीक है, नेक्स्ट 59, 60. ओके, हु सोशियोलॉजिस्ट और रिफॉर्मर्स और उनके कॉन्सेप्ट्स. तो श्रीनिवास, एम एन श्रीनिवास ने कॉन्सेप्ट दिया था संस्कृताइजेशन का, ए का नंबर 3, तो ये अकेला यही है. सो द आंसर्स आर, एम एन श्रीनिवास ने दिया था कॉन्सेप्ट संस्कृताइजेशन. आंध्र बेते ने श्रीपुरम विलेज में आंध्र बेते का स्टडी था. और योगेंद्र सिंह ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ये किताब लिखी थी. डी काका कलेलकर कमीशन बैकवर्ड क्लास के बारे में बात करता है. ठीक है, तो हमारा सही आंसर, सही ऑप्शन हो जाएगा 4. 61. Which of the following is not a part of Dravidian languages? तो Dravidian languages are mainly South Indian languages. ठीक है, South Indian languages. तो मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, उर्दू. तो of course उर्दू is not a South Indian language. It is not a Dravidian language. All right. Question number 62. फर्स्ट हेडमिस्ट्रेस फॉर गर्ल्स स्कूल्स इन पुणे में थी सावित्रीबाई फूले. ठीक है, हु कॉइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट. अगेन डोमिनेंट कास्ट वाज, ये डोमिनेंट कास्ट संस्कृताइजेशन ये एम एन श्रीनिवास ने दिया था. एंगेज्ड इन अपहोल्डिंग द राइट्स ऑफ द दलित्स इन इंडिया, ये था अयंकली ने किया था. और कॉइंड द टर्म्स वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ऑल मैन, ये श्री नारायण गुरु ने ही दिया था. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2. ऑल राइट, ठीक है. Moving on to the next question, 63. 63 अगेन एंड्रोगाइनी. हमने जैसे आगे पहले भी बात की, तो एंड्रोगाइनी अब एंड्रो मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों में है. तो A2 हैविंग बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इन सेम पर्सन इज एंड्रोगाइनी. ठीक है, रीसोशलाइजेशन का मतलब होता है बी अनलर्निंग एंड रीलर्निंग नीडेड फॉर अ मेजर. ओके, अनलर्निंग और रीलर्निंग अगर होगा तो दिस इज रीसोशलाइजेशन. और ग्रुप डायनेमिक्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन विद इन स्मॉल ग्रुप, लेटेंट फंक्शन, अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ अ पॉलिसी प्रोग्राम, इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन. यस, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये A2 है ना.
A2, B का 3, C1 and D4. So this is the answer. 64. Which of the following is not associated with the Jajmani system in India? तो the term Jajmani was coined by M.N. Srinivas. इसका कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, है ना? तो इसका आंसर यही होगा. फंक्शनल जजमानी सिस्टम क्या बोलता है? देयर इज एन इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लोअर एंड हायर कास्ट. तो इसमें क्या होता था, एक जजमान होते थे और एक क्लाइंट होता था. ठीक है, जजमान जो होता था ही बिलोंग टू द हायर कास्ट और उसका एक क्लाइंट होता था जो लोअर कास्ट में होता था. ठीक है, तो ये तो सही है. रिलेशंस बिटवीन कास्ट एंटेल रिचुअल, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट. हाँ, इसका कोई कुछ फंक्शंस थे, दोनों में इंटर रिलेशंस थे और वो हेरिडिटरी इन नेचर था जो विथ जनरेशंस फॉलो होते रहता था. ठीक है, तो द टर्म वो जजमानी सिस्टम को किसने कॉइन किया था इज नॉट एसोसिएटेड विद इट. ऑलराइट, एंड ऑल्सो इट वॉज नॉट कॉइन्ड बाय एम.एन. श्रीनिवास. ये गलत स्टेटमेंट है. ओके. Question number 65. Which among these is not an outcome of modernization? इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ था, मॉडर्नाइजेशन के चलते अर्बनाइजेशन भी. इंक्रीजिंग कास्ट रिजिडिटी. सो दिस इज नॉट एन आउटकम. वाई? बिकॉज कास्ट रिजिडिटी कम हुई है विथ मॉडर्नाइजेशन, इट इज नॉट इंक्रीजिंग. ऑलराइट. एंड ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स एंड वैल्यूज. हाँ, दिस इज ऑल्सो हैपनिंग ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन. तो इंक्रीजिंग कास्ट रिजिडिटी. Next, question number 66. Meaning of diversity. So इस question के लिए CUET ने 2 आंसर्स दिए हैं. मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी का मतलब एक तो कलेक्टिव डिफरेंस भी है और कलेक्टिव डिफरेंस और डिसिमिलैरिटीज अमंग ग्रुप्स, यूनिफॉर्मिटी अमंग मेंबर्स ऑफ. ओके, तो जब हम डाइवर्सिटी का बात कर रहे हैं तो यूनिफॉर्मिटी तो होगा ही नहीं. तो इट्स ऑलवेज, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि अलग अलग डिफरेंसेस हैं. ठीक है, अमंग ग्रुप्स. तो इसीलिए इसका ऑप्शन 1 और 3 CUET ने दोनों आंसर्स को माना है. 67. The interactionist theories who said personality is shaped through social interaction with others. इसका आंसर, इंटरैक्शनिस्ट थ्योरी हु सेड पर्सनालिटी इज शेप्ड थ्रू सोशल इंटरैक्शन विद अदर्स. अगेन, इसके बारे में कौन बात करते हैं? इंटरैक्शनिस्ट थ्योरीज के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम. तो इसमें इसका सही आंसर होगा ए और डी, मीड और कूली. तो ये हमने देखा भी था सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में. मीड है, कूली है और गॉफमैन है और इनफैक्ट एक और है ब्लूमर. ठीक है, तो फ्रॉइड और डर्कहाइम तो नहीं है इंटरैक्शनिस्ट थ्योरीज. तो द आंसर विल बी 2, ऑप्शन 2, ए एंड डी ओनली. 68. दीज आर बुक्स और ऑथर्स को. अगेन, सुइसाइड को इमाइल डर्कहाइम ने लिखा था, है ना, और माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी GH मीड ने लिखा था. A3 और C1. तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा. ठीक है, और जर्मन आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स और कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी डैनियल बेल. ऑलराइट, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. अगेन, टोटमिज्म किसने दिया था? टोटमिज्म दिया था डर्कहाइम ने. मैंने इसके बारे में भी पहले बताया. रिफ्लेक्सिविटी गोल्डनर ने दिया था. एलिनिएशन मार्क्स देता है और वर्स्टेहन वेबर. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. Question number 70. According to M.N. Srinivas, which among these is not influenced by westernization? Establishment of scientific technology retards the process of Sanskritization, rise of nationalism, lessening of caste rigidity. Which is not influenced
आई थिंक दिस प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन और संस्कृताइजेशन का कोई रिलेशनशिप नहीं है. संस्कृताइजेशन अभी भी होता है इवन व्हेन वेस्टर्नाइजेशन, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू कास्ट. ठीक है, और बाकी चीजें वेस्टर्नाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. So, westernization does not retard the process of Sanskritization according to M. N. Srinivas. Alright. So, the correct answer for this is option number 2. Question number 71. Who wrote Family, Kinship and Marriage in India? ये बहुत ही पॉपुलर बुक है. तो ये पैट्रिशिया ओबरॉय ने लिखी है. ओके, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है. 72. In Weber's concept of bureaucracy as an ideal type construct, which of these are not applicable? Specialization, rules and regulations, ascribed status, personal connections, gains importance in dealing. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये. क्यों? क्योंकि ascribed status और personal connections ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, स्पेशलाइजेशंस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ब्यूरोक्रेसी में, लेकिन ascribed status जैसा मैंने पहले बताया था, ascribed मतलब something related to birth. तो वो पर्सनल स्टेटस जो ऑलरेडी आपके पास बर्थ से स्टेटस है और पर्सनल कनेक्शंस, ये ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड नहीं है. 73. Urbanization and Family Change in India was written by M.S. Gore. All right. और 74. Communalism in India is mostly associated with religion. This is again a very simple and direct question. And 75. Which among these is a non-probability sampling technique? So a non-probability sampling technique, ये जो सारे stratified random sampling, simple random sampling और cluster sampling, ये इसमें सारे जो हैं probability sampling के हैं. सिर्फ snowball sampling जो है वो non-probability sampling technique होता है. इसमें क्या होता है कि एक we select a person based upon our convenience and then that person introduces us to more people. ठीक है, जैसे स्नोबॉल की तरह हम एक इंसान से मिलते हैं एंड देन उसके थ्रू हम और भी लोगों से मिलते हैं. मतलब एक इंसान से अगर हम मिलते हैं, वो हमें इंट्रोड्यूस करता है एक और इंसान से, एक और इंसान से, जो हमें अलग और इंसानों से ये करता है. तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्नोबॉल. तो ये है स्नोबॉल सैम्पलिंग और ये नॉन प्रोबेबिलिटी है इसमें, क्योंकि ये इस इंसान को जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जो फर्स्ट पर्सन इंसान से जिससे हम मिल रहे हैं, इट इज बेस्ड अपॉन आवर कन्वीनियंस. ठीक है, और बाकी जो स्ट्रैटिफाइड रैंडम, सिंपल रैंडम और क्लस्टर सैम्पलिंग होते हैं, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को बिलोंग करते हैं. ओके, सो इस तरीके से वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 75 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर एंड वी कम टू द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर. और इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि बेस्ड अपॉन मेथड्स, ठीक है, मेथड्स, इंटरैक्शनिस्ट थ्योरी पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे. ठीक है, और बुक्स एंड ऑथर्स, ये सारे तो कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को पता होनी ही चाहिए, और सम क्वेश्चंस ऑन थ्योरीज. ठीक है, थ्योरीज पे कुछ क्वेश्चंस थी, तो ये सारे आपको ध्यान रखना पड़ेगा. तो कंपैरेटिवली 2024 वाज एन इजी क्वेश्चन पेपर. ठीक है, सो और भी क्वेश्चन पेपर्स हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और बहुत सारे फ्री क्विजेज और फ्री वेबिनार्स भी होने वाली हैं, जैसे हमने आपको ऑलरेडी बताया. और ये सारे क्विजेज और वेबिनार्स और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है. ठीक है, सो थैंक यू, आई होप टू सी यू सून. और अगेन, आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं रिगार्डिंग this video or regarding CUET PG sociology in general, you can always write it down in the comment section and then उन सारी questions और comments का आंसर दिया जाएगा. ठीक है, thank you so much.